याद रखिएगा इस बात को साथियों कि उन्नति की क्षमता रखने वालों पर ही समय समय पर आपत्तियां आती है। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के अंदर राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की जो पुस्तक है उसके अंदर चौथे अध्याय की, यहाँ पर राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, ये नया बिंदु जुड़ा है अपने एसएसटी के अंदर। तो राजस्थान के वस्त्र और जो आभूषण है वो हम इस अध्याय के अंदर देखेंगे। इत्मीनान से सुनिएगा, समझिएगा और चीज़ों को नोट करते चलिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। और रोज़ शाम को 8 से 9 के बीच में एसएसटी की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है अपनी प्रश्नों की। बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है, उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा जैसे कि हमें उम्मीद है। और जो नए बिंदु जुड़े उनके भी सवाल है जो जैसे उस टॉपिक का क्रम आता है वहाँ पर हम शामिल कर लेंगे। साइकोलॉजी की फुल मैराथन सीरीज चल रही है, मतलब फर्स्ट यूनिट की हमने डाल दिया लगभग 1 घंटे का वीडियो। सेकंड यूनिट जो अधिगम वाला सिस्टम है वहाँ से सारे प्रश्नों का डाल दिया 1 घंटे 6 मिनट का लगभग। पीछे 3-4 वीडियो और बनेंगे तो सारे प्रश्न लगभग 1000 के लगभग साइकोलॉजी के प्रश्न हो जाएंगे। तो उन सीरीज़ को भी देखा करें और शेयर किया करें। प्रारंभ करते हैं राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। साथियों, किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा और वहाँ की जलवायु उपलब्ध संसाधनों व संस्कृति से प्रभावित होती है, आसपास के वातावरण से प्रभावित होती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो तमाम आधुनिकता के बाद भी यहाँ की वेशभूषा पर संस्कृति की अमिट छाप बरकरार है। राजस्थानी वेशभूषा की सबसे खास बात इसका रंग बिरंगापन है। रंग बिरंगापन है इसकी खास विशेषता है। और राजस्थान वालों को ज़्यादा ध्यान में रखकर सवाल है जो बनाए जाएंगे, तो इन चीज़ों को आप अच्छे से खोपड़ी में बिठाइएगा। पुरुष परिधान, पुरुष जो वस्त्र है, पुरुषों के जो परिधान है उनकी बात करते हैं पहले। तो कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूती वस्त्रों का चलन था। तो पूछ लिया जाए निम्न में से किस सभ्यता के समय से सूती वस्त्रों का चलन था राजस्थान में, तो कालीबंगा और आहड़ सभ्यता से। तो सवाल कहीं से भी कैसे भी बन सकता है। और इन स्थानों से उत्खनन में प्राप्त रुई कातने के चक्र मिले हैं और तकली इस बात के प्रमाण है कि उस काल के जो लोग थे रुई के वस्त्रों का उपयोग है जो करते थे। जनसाधारण में वस्त्रों का प्रचलन कम था। यह परिपाटी हमें आज भी दिखाई देती है, जहाँ राजस्थान में प्रत्येक गांव में धोती व ऊपर ओढ़ने के पछेवड़े के सिवाय पछेवड़े के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम किया जाता है। सर्दी में अंगरखी का प्रयोग प्राचीन परंपरा के अनुकूल है। अंगरखी अंदर जो पहनते हैं विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है। आगे कौन कौन से हम देखेंगे भी। विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि राजस्थान में पुरुषों में छपे हुए तथा काम वाले वस्त्रों को पहनने का प्रचलन ज़्यादा था। आगे देखिए आप, काम वाले का प्रचलन ज़्यादा था। सिर पर गोलाकार मोटी पगड़ी पल्लों को लटकाकर पहनी जाती थी। धोती घुटनों व अंगरखी जांघों तक होती थी। विविध व्यवसाय करने वालों के परिधानों में भी अंतर था। आज भी गांवों के अंदर देखते होंगे आप, अंगरखी पहनी जाती है, पगड़ी पहनी जाती है और उसका पल्लू जो लटका रहता है। धोती पहनी जाती है जो घुटनों तक होती है, कहीं ऊपर चढ़ाकर भी रखते हैं, कहीं पूरी नीचे तक रखते हैं। राजस्थान में चित्रित अनेक कल्प सूत्र सामान्य व्यक्ति से लेकर राजा महाराजाओं के परिधान पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। कौन? कल्प सूत्र। इनमें राजाओं के मुकुट और पल्ले वाली पगड़ियाँ, राजाओं के मुकुटों की चर्चा है कल्प सूत्रों में, और पल्ले वाली पगड़ियों की चर्चा, दुपट्टे, कसीदा की गई धोतियाँ और मोटे अंगरखे बड़े रोचक है जो दिखाई देते हैं। आगे देखिए, मुगलों के संपर्क से इन परिधानों में विविधता और परिवर्तन आया। जैसे ही मुगल यहाँ पर आए तो वो अपनी सभ्यता संस्कृति को यहाँ पर समावेश किया उन्होंने। तो यहाँ के फिर जो कपड़े पहने जाते थे उनमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियाँ जैसे अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खज्जरशाही, शिवशाही, विजयशाही, माफ़ कीजिएगा, शाहजहानी मुख्य है। अब देखिए यहाँ से सवाल बनेगा और पूछा भी गया, ये सभी की सभी क्या है? पगड़ियों की विभिन्न शैलियाँ हैं। तो पूछ लिया जाए सवाल,
निम्न में से पगड़ियों की एक शैली नहीं है। तो ये सभी दे दे और एक अलग दे दे कोई, तो वो पगड़ी की शैली नहीं होगी। तो पगड़ी की शैलियाँ नोट करके लिख लीजिए। अटपटी शैली, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी, ये पगड़ियों की शैलियाँ हैं, याद रखिएगा। और विविध पेशे के लोगों में पगड़ी के पेच और आकार में अंतर था। पगड़ी के अंदर पेच लगाया जाता है, पेच और उसके आकार में भी अंतर मिलता है। सुनार आटे वाली पगड़ी तथा बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियाँ पहनने का मिजाज रिवाज था। मोठड़े की पगड़ी विवाह उत्सव पर, अब पूछ लिया जाए मोठड़े की पगड़ी जो है मुख्यतः कब पहनी जाती है, तो वो पहनी जाती है कहाँ पर, कब, विवाह उत्सव पर पहनी जाती है। लहरिया वाली श्रावण में, दशहरे पर मदील तथा फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी, होली पत्ती और जो फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी है वो होली पर काम में लाते थे। ठीक है, दशहरे पर मदील और फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर काम में लेते थे, उपयोग में लेते थे। तो किस समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती थी, यहाँ से भी सवाल है जो पूछा जा सकता है। और पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेहपेच आदि का प्रयोग होता था। ये पगड़ी के ऊपर और उसको श्रृंगार और अधिक रोचक और अच्छी दिखाने के लिए ऊपर प्रयोग किए जाते थे। उच्च वर्ग के लोग चीरा और फेंटा बांधते थे। उच्च वर्ग के लोग चीरा और फेंटा भी बांधते थे। अब बात करते हैं वस्त्रों में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान था। अपने गौरव की रक्षा के लिए आज भी राजस्थान में यह कहावत प्रचलित है कि पगड़ी की लाज है जो रखना, कि मेरी पगड़ी को कदमों में मत डाल देना। और देखिए पगड़ी के और भी जो है फायदे हैं, क्या कि इसमें पगड़ी की लाज रखना, इसके बाद में इसका प्रयोग तेज धूप से सिर की रक्षा के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। तेज धूप के अंदर भी इससे बचाव होता है। और राजस्थान में पगड़ी द्वारा विवाह आदि उत्सव में सम्मान देने की प्रथा आज भी विद्यमान। कोई कार्यक्रम वगैरह होता है तो वहाँ पर पगड़ी बांधकर साफा पहनाकर जो स्वागत है, सत्कार है जो किया जाता है। इसके बाद में हम देख लेते हैं अंगरखी। तो अंगरखी जो सामान्य जन का पहनावा था, समय के अनुसार परिवर्तित हुई, इसमें बदलाव हुआ और इसे विविध नामों से पुकारा जाने लगा। जो अंगरखी के विविध प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं कि अंगरखी को विविध प्रकार तथा आकार में बनाया जाने लगा। आकार भी, उसका डिजाइन भी चेंज कर दिया गया। जिन्हें तनसुख, दुतई, तनसुख यानी तन को सुख देने वाली अंदर, दुतई और गाबा, गद्दर, मिर्जाई, डोढ़ी, कानो, डगला आदि कहते थे। ये है इसके अंगरखी के और नाम। इस तरीके से हम याद करना है इनको। सर्दी के मौसम में इनमें रुई भरी जाती थी, ठीक है, सर्दी ना लगे। और शरद ऋतु में कंधों पर खेस, शाल, पामड़ी डाल लिए जाते थे। अब पुरुष वेशभूषा के मामले में लगभग संपूर्ण भारत ने पश्चिमी वेशभूषा को अपना लिया है। क्या साहब, पैंट पहनते हैं लोग, कमीज, ये सारे के सारे परिधान है जो सब लोगों ने स्वीकार कर लिए हैं, पैंट कमीज पहनते हैं। फिर भी राजस्थान का बंद गला या जोधपुरी कोट अलग से अपना स्थान बनाए हुए है। तो ये बंद गले का जोधपुरी कोट है जो विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। शादियों में आपने देखा होगा लोग ब्लैक कलर का या अलग अलग कलर के बिल्कुल गले तक बंद कोट जो पहनते हैं। अब हम बात करते हैं पुरुष परिधान के बाद में स्त्री परिधान की, ठीक है। तो जिस प्रकार पुरुष परिधानों के अनेक प्रमाण उपलब्ध है, उसी प्रकार स्त्रियों के परिधानों के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां एक विशेष प्रकार का अधोवस्त्र पहनती थी। कौन सा? जो अब राजस्थान में घाघरा नाम से प्रचलित है, ठीक है। पूर्व मध्यकाल तक स्त्रियों की वेशभूषा में अलंकरण, छपाई और कसीदे का काम भी प्रचलित हो गया था। राजस्थान की घुमक्कड़ जाति की और आदिवासी स्त्रियों की वेशभूषा में यह परंपरा आज भी देखी जा सकती है। प्रारंभ में जो अधोवस्त्र कमर में लपेटा जाता था, वही कालांतर में घाघरा और घेरदार कलियों वाला घाघरा बन गया साहब, ठीक है। और इसका छोटा रूप क्या है? लहंगा हो गया। जो घेरदार कलियों वाला घाघरा था उसका छोटा रूप क्या है? लहंगा। ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों में कुर्ती विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज भी मारवाड़ में इसका प्रचलन है। और कुर्ती के नीचे क्या?
कांचली अर्थात बाह वाली अंगियां पहनी जाती थी। साड़ियों के विविध नाम प्रचलित थे। अब देखिए साड़ियों के भी नाम विविध प्रचलित थे। चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक, वसन, चीर पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोरावाली, साड़ी आदि ये साड़ियों के भी नाम प्रचलित। चूंदड़ी और लहरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ी रही है। ये प्रकार है जो पर ओढ़ते हैं ओढ़नी का। और स्त्रियों के परिधानों के लिए कई प्रकार के कपड़े जो प्रचलित थे, जिन्हें जामादानी, किमखाब, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चिक, इलायची, महमूदी, चिक, मीर ए बाबला, नौरंगशाही, बहादुरशाही, फरुखशाही, छींट, फाप्ता, मोमजामा, गंगाजली आदि नाम से जाना जाता है। तो ये हो गए अपने स्त्री परिधान जो इस पुस्तक के अंदर दिए गए हैं मुख्य रूप से। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं। राजस्थान का जो वस्त्र उद्योग है उसकी प्रमुख विशेषताओं की। तो विशेषताओं में देख लेते हैं। सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से कुछ वस्त्रों से संबंधित थे। सवाई जयसिंह साहब ने 36 कारखानों की स्थापना की, उनमें से कुछ जो वस्त्रों से जुड़े हुए थे। यथा सीवन खाना, पहला कौन सा? सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना, जहाँ क्रमशः कपड़े सिले, रंगे व छापे जाते थे। ठीक है, सीवन खाना में कपड़े सिले जाते थे, रंग खाना में रंगों का काम होता था और छापे खाने में छपाई होती थी। फिर सामान्यतः रंगाई का काम रंगरेज या नीलगर करते थे। अब पूछ ले जाए रंगरेज या नीलगर क्या काम करते थे, तो वहाँ पर आपको ध्यान में रखना सामान्यतः ये रंगाई का काम है जो करते थे। और रंगे जाने वाले वस्त्रों में पगड़ियाँ, साफे, ओढ़नी, घाघरे तथा अंगरखी प्रमुख इनको रंगा जाता था। रंगाई के प्रमुख प्रकार पोमचा, लहरिया एवं चोनरी है। और इनके अलावा रंगरेज, चौकड़ी, चौकड़ी का जाल, पतंगा और धनक आदि बातें भी रंगते हैं। पोमचा का अर्थ है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। पोमचा का अर्थ क्या है? कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। नवजात शिशु की मां के लिए मातृपक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की परंपरा है। याद रखिएगा, नवजात शिशु की मां के लिए मातृपक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर तो क्या कौन सा पोमचा? पीला पोमचा, और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की परंपरा है। पूछा जा सकता है सवाल यहाँ से। आगे देखिए, श्रावण में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया भांत की ओढ़नी तथा पुरुष लहरिया पगड़ी है जो पहनते हैं। श्रावण में विशेषकर किस अवसर पर? तीज के अवसर पर। लहरिया 1, 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनाए जाते हैं। 5 संख्या शुभ मानी जाती है, अतः मांगलिक अवसरों पर पचरंगी लहरिया है जो पहना जाता है। पचरंगी बोलते हैं जिसे। ठीक है, और लहरिये की भांति प्रचलित थी अलग अलग प्रकार के। इसमें लहरिये में कौन कौन सी? प्रतापशाही लहरिया, ये प्रतापशाही लहरिये का एक प्रकार है। लहरिया का उल्लेख साहित्य में मिलता है। जयपुर के रंगरेज और नीलगर राजशाही लहरिया जो रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। यदि आड़ी धारियां केवल एक ओर से हो तो वह लहरिया तथा दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही तो यह हो जाएगा मोठड़ा। देखिए, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। जो आड़ी धारियाँ होती थी वो अगर आड़ी धारियाँ केवल एक तरफ ही हो, ठीक है, तब तो क्या हो जाएगा? वह लहरिया एक तरफ हो तो, और दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही है तो वो क्या कहलाएगा? फिर मोठड़ा कहलाएगा। समुद्र लहर का लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते हैं। इसमें क्या होता है? चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियाँ बनती है, और समुद्र लहर भी 2, 3, 5 तथा 7 रंगों में बनता है। ये भी लहरिया। बद्ध तकनीक में चुनरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। कोई भी मांगलिक कार्य चुनरी के बिना अपूर्ण है। जोदाना अर्थात जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होता है। सिक्कर
शेखावटी के बंदेज की गिनती बारीक बंदेजों में होती है। आगे देख लेते हैं। पहले क्या होता था, राजस्थान में मलयागिरी या मलागिरी या मलयगिरी अर्थात भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां अभी तक सुगंधित है। अमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे और खाकी रंग से मिलता जुलता था। अब यहाँ से सवाल ये पूछा जा सकता है कि जयपुर सिटी पैलेस जयपुर में, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि महाराजा सवाई राम सिंह की द्वितीय की जो अंगरखियां हैं निम्न में से कहाँ पर रखी हुई है, तो सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई है। ठीक है, राम सिंह द्वितीय की, सवाई राम सिंह द्वितीय की, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। आज छपाई का काम संपूर्ण राजस्थान में होता है। पिपाड़ जोधपुर एवं पाली में बड़े एवं सशक्त अलंकरण छपते हैं जिनमें लाल, काले, नीले, हरे रंगों की प्रमुखता रहती है। बाड़मेर अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है। अजरक प्रिंट के लिए कौन विख्यात है? बाड़मेर। अजरक प्रिंट के लिए कौन विख्यात है? बाड़मेर। ठीक है, वहीं लाल और नीले रंग में छपने वाले अजरक की विशेषता है दोनों ओर की छपाई। इसके अलंकरण ज्यामितीय होते हैं और तुर्की टाइलों से बहुत मिलते हैं। आहड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल और काले रंग में चुनरी की छपाई होती है। आहड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से किसकी होती है? लाल और काले रंग में छपाई होती है। लाल और काला रंग याद रखिएगा, आहड़ और भीलवाड़ा मुख्य रूप से। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। पर ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए तोता, मोर या ऐसे ही फूल पत्ती वाले गुलाबी और हरे रंग से बना देते हैं। अकोला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण यह कस्बा छिपों का अकोला कहलाता है। अकोला जो है वो क्या कहलाता है? छिपों का अकोला कहलाता है। बगरू जयपुर अपने शाह बेगर यानी काला लाल छपाई के लिए विख्यात है, जिसमें मटिया रंग की जमीन पर लाल काले में फूल पत्ती, पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन है जो बनाए जाते हैं। सांगानेर जयपुर में हम बात करें जयपुर की, तो सांगानेर जयपुर में अन्य स्थानों से भिन्न प्रकार के अत्यंत ही उत्तम प्रकार के सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं। यहाँ के छिपों का मुख्य योगदान सुंदर, सौम्य, मोहक रंगों, लयात्मक मोटियाँ में है। पंखुड़ियों की घुमाव, पत्तियों की झुकाव, फूलों की बारीकी देखकर प्रतीत होता है कि ये जयपुर के सांगानेर में प्रिंट हुई है। मानो ठप्पा बनाने वाले खरादी ने इन फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया होगा। अब क्या आप जानते हैं, यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है कि सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट तथा कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक जो प्राप्त हो चुका है। भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू है जो किसी उत्पाद के देश या उत्पत्ति स्थान का हवाला देते कि यहाँ पर उत्पत्ति हुई है, जो ऐसी गुणवत्ता एवं विशिष्टता का आश्वासन देते हैं जिनका संबंध अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक स्थान, क्षेत्र या देश के नाम से होता है। कि सांगानेर के अंदर कोई ये विशेष बना तो ये क्या इसको नाम दे दिया क्या क्षेत्र विशेष का? सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट। बगरू के अंदर बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, कोटा के अंदर कोटा डोरिया। ठीक है, आगे देखिए। बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून, मांगरोल कोटा का मसूरिया, तनसुक, मथानिया जोधपुर तनसुक ये कोटा का, मथानिया जोधपुर की मलमल, बीकानेर जैसलमेर का ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने के काम में आते थे। टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ा में सर्वोत्तम मानी जाती थी। टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती थी और यहाँ यह जालोर तथा मारोट कस्बों में अच्छी बनती थी टुकड़ी। वस्त्रों को सजाने के लिए चट्टापट्टी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काटकर दूसरे कपड़े पर टांक दिया जाता था। इसका प्रयोग जानवरों के वस्त्रों, ऊँट बैल आदि की झूल, बहेली, रथ आदि के पर्दे और तंबू कनातों को सजाने के लिए किया जाता है। तंबू कनातों में विभिन्न प्रकार के टुकड़े काट काट कर लगा के डिजाइन बनाई जाती है ना, वो चीज़ें। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटा टांगते हैं। गोटा सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को क्या कहते हैं? गोटा कहते हैं। गोटा, लप्पा लप्पी, बांकड़ी आदि इसके विविध प्रकार हैं। चौड़ाई के अनुसार गोटा, चौमास्या,
आठमाशा आदि प्रकार का होता है। ये चौमासा आठमाशा गोटा के प्रकार है। निम्न में से गोटा का प्रकार है या चौमासा आठमाशा क्या है? तो ये गोटा का प्रकार है। तो यहाँ से सवाल बन सकता है। चौड़ा गोटा लप्पा और कम चौड़ाई वाला लप्पी कहलाता है। जो चौड़ा गोटा होता है वो क्या कहलाता है? लप्पा कहलाता है। और कम चौड़ाई वाला गोटा है जो लप्पी कहलाता है। राजस्थान में सीकर जिले का खंडेला कस्बा गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। तो पूछ लिया जाए जो चौड़ा गोटा होता है वो निम्न में से क्या कहलाता है? लप्पा, गप्पा, झप्पा, पप्पा ऐसे कुछ आ जाए तो वहाँ पर क्या कहलाएगा? चौड़ा गोटा। लप्पा और चौड़ाई कम चौड़ाई वाला लप्पी। तो सवाल कहीं से भी बन सकता है। वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, पहली बार देखें तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर लेना। आगे देखिए, सिक्कर व पाठ अंत की ओर है। अब हम आभूषण देखेंगे। सिक्कर व झुंझुनू की जो स्त्रियाँ हैं लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसीदे का काम करती है, जिनमें ऊँट, मोर, बेल, हाथी, घोड़े बने होते हैं। शेखावटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे पेचवर्क कहा जाता है। वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कलाबूत और बादले से कढ़ाई की जाती है। पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में उल्टी बखिया, चैन और लंबे छोटे टांकों से बड़ी बारीक ढंग की कढ़ाई होती है। और पुरुषों के वस्त्र जो है वो जामा, चुग्गा, अंगरखी आदि पर कढ़ाई है जो की जाती है। पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में चमकीले रंग के रेशम से लाल काले रंग के कपड़े पर मोटे मोटे टांकों से भराव करके बीच बीच में शीशे के टुकड़ों का जड़ाव होता जो वस्त्रों को भड़कीला बना देता है। जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ऐसी कढ़ाई आज भी प्रचलित है। अब हम बात करते हैं आभूषण की। ठीक है, जो श्रृंगार संयोजन के लिए पहने जाते हैं आभूषण, जो सुंदरता के अंदर और चार चांद लगा देते हैं। तो सुंदर दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य की क्या इच्छा है? सब है जो मस्त लगना चाहते हैं, हैंडसम लगना चाहते हैं, ब्यूटीफुल लगना चाहती है। तो सुंदर दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य की चाह है और राजस्थान के निवासी इसके अपवाद नहीं है। स्त्रियों में ये चाह कदाचित पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। महिलाएं जो है अपने आप की जो चाह होती है कि मैं थोड़ी ज़्यादा सुंदर दिखूं, ये उनमें ज़्यादा भावना रहती है। राजस्थान में प्राचीन काल से आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं हमें। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता की बात करें तो इस काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। कुछ शुंगकालीन मिट्टी के खिलौने और फलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियाँ और कड़े, पैरों में खड़वे, गले में लटकन वाले हार जो पहनती थी। ये सोने, चांदी, मोती और रत्नों से निर्मित थे। निर्धन स्त्रियां कांसा, पीतल, तांबा, जो निर्धन होती थी औरतें, निर्धन परिवार, वो कांसा, तांबा, पीतल, कोड़ी माफ़ कीजिएगा, सीप और मूंगे के गहनों से खुद को सजाती थी। वहीं हाथीदांत से निर्मित आभूषण भी प्रयुक्त किए जाते थे। अब आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाना कि सिर के आभूषण कौन से हैं, पैर के कौन से, नाक के कौन से, दांत में क्या पहना, ये चीज़ें थोड़ी नोट कर लेना। तो मध्यकाल तक आभूषणों की बनावट में काफ़ी परिवर्तन आ गया, चेंजेज आ गया। तत्कालीन साहित्य और शिल्प में इसकी अनेक बानगियाँ देखने को, सैंपल है जो देखने को मिलता है हमें। ओसियाँ, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में कुंडन, हार, बाजूबंद, कंकण, नुपुर, मुद्रिका आदि के अनेक रूप और आकार प्रकार देखने को मिलते हैं, दृष्टिगत होते हैं। आभूषणों की ये प्रकार है जो वर्तमान काल तक प्रचलित है। अब देखिए, आप यहाँ से नोट करते जाना चीज़ों को। स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले गहने को बोर, जिसे बोलते हैं मॉडर्न बोर लो, बोरला, बोर छोटा तो बोरला, शीश फूल, रखड़ी और टिकड़ा कहा जाता। टिकड़ा टीके का सा। तो सिर पर बांधे जाने वाले गहने कौन कौन से हो गए स्त्रियों के? बोर हो गया, बोरला, शीश फूल, रखड़ी और टिकड़ा, लिख लीजिए सिर पर बांधे जाने वाले गहने। कंठ में धारण करने वालों के आभूषण हो गए थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, मुठिया, झालरा, ठुस्सी। ये होता है कंठ में धारण करना। थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, मुठिया, झालरा, ठुस्सी नोट कर लीजिए। गले में और वक्ष पर छाती पर धारण किए जाने वाले आभूषण में तुलसी, बजट्टी, हालरो, हांसली, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हांकर, मादड़िया, चपकली, हंसहार, सरी, कंठी, ये आदि प्रमुख है
गले और वक्ष स्थल पर पहने वाले जाने वाले आभूषण है ये। तो क्या हो गया? तुलसी, बजट्टी, हालरो, हांसली, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हांकर, मांदलिया, चपकली, हंसहार, सरी और कंठ। ठीक है, सिर का हो गया, कंठ का हो गया, गले और वक्ष का हो गया। कानों में पहने जाने वाले आभूषण की बात करें तो कर्णफूल हो गया, पीपल पत्रा हो गया, फूल, झुमका, अंगूठिया, झेला, लटकन, टोटी, ये कानों के हो गए। और हाथों में कड़ा हो गया, कंकण हो गया, मोकड़ी। कड़ा, कंकण, मोकड़ी। मोकड़ी जो लाख से निर्मित चूड़ी। कातरिया, कातरिया बोलते हैं, हाथ में पहने जाते, कांच की चूड़ी को बोलते हैं कातरिया। नोगरी, चांट, गजरा, गोखरू चूड़ी, ये हो गया, ये प्रमुख। ठीक है, इसी प्रकार उंगलियों में बात करें, फिंगर के अंदर पहने जाने वाले आभूषण, बींटी, दामना, हथपान, छड़ा, ये हो गया। पाँव में बात करें तो कड़ा, लंगर, पायल, पायजेब, घुंघरू, नूपुर, झांझर, नेवरी आदि है जो पहने जाते हैं। नाक में बात करें, नाक के आभूषणों के, नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चौंप। माँ ध्यान में रखिएगा, देखिए यहाँ पे कई बार पूछा गया, चौंप है जो नाक में पहने जाता है और चौंप है जो दांतों के अंदर। अभी आगे हम देखेंगे, चौंप है जो नाक में, भंवरकड़ी, ये नाक के आभूषण हो गए। तो नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी और चौंप और भंवरकड़ी, ये नाक के हो गए। और कमर में हम बात करें तो कंदोरा और करधनी, कंदोरा या करघनी पहने जाते हैं। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, जिसे रखन कहते हैं। ठीक है, दांतों के लिए। और किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना चौंप कहलाता है। कोई स्त्रियाँ होती है जो दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाती है, वो क्या कहलाती है? चौंप कहलाती है। और जो चौंप है वो नाक का आभूषण है। ये हो गया। अब देखिए, ये तो स्त्रियों के हो गए। अब पुरुष भी है जो क्या करते हैं, आभूषण है जो धारण करते हैं कहीं, उनका देख लेते हैं। उनमें क्या हो जाएगा? राजस्थानी पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते रहे। कानों में मुकरियाँ हो गई, लौंग, झाले, छेलखड़ी, हाथों में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख और उंगलियों में अंगूठी, बींटियाँ, मुंदड़ियाँ आदि पहनने का रिवाज था। और अब भी काफ़ी कम हो गया, लेकिन फिर भी पहनते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी ये आभूषण है जो पहने जाते हैं। बच्चों को भी विविध प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं। बच्चों के कंठ में हंसोली, हाथ और पाँवों में कड़े, कानों में मोती या लौंग पहनाए जाते हैं। हाथ और पाँवों के कड़ों को कड़ूलिया कहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके वो कड़ूलिया वगैरह जन्म के बाद में करवाते हैं ना, वो कड़ूलिया। पाँव में पहनाई जाने वाली पतली सांकली, जिसमें घूघरिया फांद दी जाती है। झांझरिया या झांझरिया कहलाती है। इसे पेंजणी भी कहते हैं। राती छींतरी में सोने का खेरा, मूंग का आखा और रत चन्नन बांधकर तैयार किया गया। बच्चों के गले या कंठ का श्रृंगार, जिससे रत्यावड़ी यानी गांठ गुंबड़े नहीं होते, ये इसलिए पहना जाता है। नजरिया कहलाता है ये, कि नज़र वजर नहीं लगे, गुंबड़े नहीं हो। बच्चों का कान छिदवा करके सोने या जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है। बाद में क्या होता है? बाद में इन्हीं छिद्रों में मोती, लूंग, गुड़दा, मुर्की या बाली आदि आभूषण पहना दिए जाते हैं। ठोस सोने की कुड़क है जो मुर्की कहलाती है। ठोस सोने की कुड़क क्या कहलाती है? मुर्की कहलाती है। देखिए, हमने ऊपर भी बात कर ली थी इनकी आभूषणों की, और यहाँ पर चित्र भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये राखड़ी, टीला, शीश फूल, झेला, ये सर के आभूषण। गले के अंदर खूंगाड़ी, लूंग, कांटो, ये नाक के दिए हुए हैं इधर। वहीं पैरों के अंदर छड़ा, ये कड़ा, हीरानामी, आंवला, ये चीज़ें दी हुई है पैरों के अंदर। जूम करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर, ये हाथों के अंदर बींटी, मूंदड़ी, हथफूल, इस प्रकार से हैं। ये हो गए स्त्रियों के आभूषण। अब देख लेते हैं, पाठ समाप्ति की ओर है। राजस्थान में आभूषण निर्माण की बहुत प्रसिद्ध परंपरा रही है, समृद्ध रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना के समय इसके संस्थापक के मनोमस्तिष्क में आभूषणों की कितनी महत्ता थी, इस बात का भान जो इस बात से होता है कि उन्होंने जयपुर के प्रमुख बाजार का नाम
एक बाज़ार का नाम है जौहरी बाज़ार रखा। यहाँ की माफ़ कीजिएगा, सबसे प्रमुख चौपड़ का नाम माणक चौक रखा, क्योंकि माणक को रत्नों का सरताज माना जाता है। वर्तमान में जयपुर अपने आभूषण और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। राजस्थान के कुछ नगर अपने विशिष्ट आभूषण निर्माण शैली के लिए प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की नगरी है, जो अपने चांदी के आभूषणों, तारकशी, धातु के बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है नाथ द्वारा। वहीं इसी प्रकार प्रतापगढ़ है, जो प्रतापगढ़ की थेवा कला है, जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है। यह है जो विशेष पहचान रखता है अपने देश, जो प्रतापगढ़ की थेवा कला है, कांच के बीच में सोने का बारीक काम किया जाता है। ये भी सवाल कई बार पूछा गया। इस पाठ से जो सवाल बन रहे हैं ये रहे। इन सवालों के उत्तर है जो आप दीजिएगा। कसुमल कौन सा रंग होता है? लाल, काला, सफ़ेद, हरा। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेचुआ, पिपराली, खंडेला, खूड़। बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ पर धारण करती है? दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? थेवा कला किस जिले में प्रसिद्ध है? इन सभी के सवालों के उत्तर है जो आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए सबको, और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि वीडियो की सूचना मिलती रहे। और आज शाम को 8 से 9 के बीच में SST की सीरीज डाली जाएगी। कई बार नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को भी क्लिक कर लें, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें आप कवि आदिगणेश हिंदी नाम से। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लें, तो लिंक है जो वहाँ पर भी डाल दिया जाता है, तो आपको सूचना मिल जाती है। फिर मिलते हैं।